फिल्म की शुरुआत मुंबई शहर की एक आलीशान क्लब से होती है, जहां तेज म्यूजिक के बीच हर कोई अपनी दुनिया में मस्त होकर पार्टी कर रहा होता है। इसी क्लब में हमारी मुलाकात होती है सूर्या और सोमा से। दोनों साथ बैठकर ड्रिंक का मजा ले रहे होते हैं। उनकी बातचीत और बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को बेहद करीब से जानते हैं। करीब 1.5 घंटे तक पार्टी करने के बाद दोनों क्लब से बाहर निकलते हैं। उन्होंने काफी शराब पी रखी होती है, इसलिए घर लौटते समय रास्ते में उनकी कार अचानक एक सुनसान जगह पर आकर रुक जाती है। वहीं पास में एक चाय की दुकान होती है। चाय वाला कार को रुका हुआ देखकर तुरंत चाय लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह कार के पास पहुंचता है, अगले ही पल उस लड़की की लाश कार से बाहर सड़क पर फेंक दी जाती है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। लाश को वहीं छोड़कर कार तेज रफ्तार से फरार हो जाती है। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है अवंतिका से। वह अपनी बेटी की स्विमिंग प्रतियोगिता देखने आई होती है। उसकी बेटी समायरा एक बेहतरीन तैराक है और लगभग हर प्रतियोगिता में उसने पहला स्थान हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ एंट्री होती है मशहूर वकील अर्जुन मेहरा की, लेकिन लोग उन्हें उनके असली नाम से कम और इक्का के नाम से ज्यादा जानते हैं। उन्होंने आज तक कोई केस नहीं हारा। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अदालत में फैसला सुनाए जाने से ठीक कुछ मिनट पहले वह ऐसी दलील पेश करते हैं जिससे पूरा केस ही पलट जाता है। यही हुनर उन्हें बाकी वकीलों से अलग बनाता है। इधर स्विमिंग प्रतियोगिता पूरे जोश के साथ चल रही होती है और हमेशा की तरह समायरा सबसे आगे तैर रही होती है। तभी अचानक उसके नाक से खून बहने लगता है। देखते ही देखते स्विमिंग पूल का पानी लाल होने लगता है। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आसपास मौजूद लोग तुरंत उसे बाहर निकालते हैं और इलाज के लिए ले जाने लगते हैं। अवंतिका बुरी तरह घबरा जाती है। वह बिना देर किए अपने पति अर्जुन मेहरा को फोन करती है। खबर मिलते ही अर्जुन फौरन अस्पताल पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि अब समायरा की हालत पहले से काफी बेहतर है। थोड़ी ही देर बाद एक नर्स आकर बताती है कि शुरुआती मेडिकल जांच पूरी हो गई है और फिलहाल समायरा को घर ले जाया जा सकता है। लेकिन घर लौटने से पहले अर्जुन और अवंतिका डॉक्टर से मिलते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी बेटी के साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि पहले कुछ जरूरी टेस्ट करने होंगे। रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी की असली वजह साफ हो पाएगी। डॉक्टर यह भी कहते हैं कि उन्हें एक गंभीर बीमारी का हल्का सा शक जरूर है, लेकिन बिना टेस्ट के कुछ भी निश्चित तौर पर कहना सही नहीं होगा। इसलिए फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार करना ही सबसे बेहतर रहेगा। इसके बाद दोनों अपनी बेटी को लेकर कार से घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में अर्जुन के सेक्रेटरी का फोन आता है। वह बताता है कि कोई आदमी उनसे तुरंत बात करना चाहता है, लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अभी किसी से कोई बात नहीं करेगा। जिस व्यक्ति को जरूरत है उससे वह अगले दिन बात कर लेगा। घर पहुंचते ही अर्जुन की नजर टीवी पर चल रही खबर पर पड़ती है, जिसमें सूर्या और सोमा का नाम सामने आता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि सोमा अभी जिंदा है और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। वहीं सूर्या पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया जाता है। उधर इस हाई प्रोफाइल केस में सरकार की ओर से मुकदमा लड़ने की जिम्मेदारी गोपाल नाम के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सौंपी जाती है। इसी बीच सूर्या के पिता अर्जुन से मिलने के लिए उसे बुलाते हैं। दरअसल सूर्या के पिता एक बेहद पॉपुलर राजनेता होते हैं। अगर उनके बेटे पर लगे ये गंभीर आरोप साबित हो गए तो सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि उनका राजनीतिक करियर भी खतरे में आ सकता है। ऊपर से चुनाव भी बिल्कुल नजदीक होते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि अगर कोई वकील सूर्या को इस मुश्किल से निकाल सकता है तो वह सिर्फ अर्जुन मेहरा है। इतना ही नहीं, उनके लगभग सभी कानूनी मामलों की जिम्मेदारी भी अब तक अर्जुन की लॉ फर्म ही संभालती आई है। इसी बीच वहां सूर्या भी पहुंच जाता है। उसे देखकर ही पता चल जाता है कि उसका व्यवहार बेहद खराब है। वह किसी से ढंग से बात करना तक जरूरी नहीं समझता। अर्जुन के साथ भी उसका रवैया कुछ ऐसा ही रहता है। सूर्या का यह अंदाज देखकर अर्जुन साफ कर देता है कि वह यह केस नहीं लड़ेगा। यह सुनकर सूर्या कहते हैं, अगर तुम्हें मना ही करना था तो फोन पर भी बता सकते थे, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। अर्जुन शांत स्वर में जवाब देता है कि वह यह बात सामने बैठकर कहना चाहता था, इसलिए खुद मिलने आया है। इसके बाद सूर्या के पिता सीधा पूछते हैं, आखिर कितनी रकम मिलने पर तुम यह केस लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अगर मैं यह केस लड़ने के लिए तैयार हो गया तो उसे किसी चमत्कार से कम मत समझिए। दरअसल सूर्या पहले अर्जुन की ही लॉ फर्म में काम करता था, लेकिन उसके घमंडी स्वभाव और गलत व्यवहार की वजह से अर्जुन ने उसे फर्म से निकाल दिया था।
तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि सरकार की ओर से केस लड़ने वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है। उनके निधन के बाद यह जिम्मेदारी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मधुरा बनर्जी को सौंप दी जाती है। वह शुरू से ही किसी बड़े केस का इंतजार कर रही थी, इसलिए यह मौका उसके लिए बेहद खास होता है। दूसरी तरफ अर्जुन और अवंतिका अपनी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि समायरा को कैंसर है। यह सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ पल के लिए वे पूरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें बताता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। आज के समय में इस बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए समायरा की जल्द से जल्द एक जरूरी सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी के लिए ऐसे डोनर की जरूरत होगी जिसका बोन मैरो मैच करे। उसी डोनर से स्टेम सेल लेकर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। वे कहते हैं कि अर्जुन और अवंतिका दोनों के टेस्ट किए गए थे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन समायरा के बायोलॉजिकल पिता नहीं हैं, इसलिए अब किसी दूसरे डोनर की तलाश करनी होगी। जैसे ही सही डोनर मिल जाएगा, ट्रांसप्लांट शुरू कर दी जाएगी। उस रात अर्जुन और अवंतिका के बीच इस बात को लेकर बहस होती है। तभी एक बड़ा राज सामने आता है। समायरा का असली पिता कोई और नहीं बल्कि सूर्या है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कॉलेज के दिनों में अवंतिका और सूर्या एक दूसरे से प्यार करते थे। उसी समय अर्जुन भी अवंतिका से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन कुछ समय बाद अवंतिका ने उसके व्यवहार और सोच को देखकर उससे दूरी बना ली और बाद में अर्जुन से शादी कर ली। अर्जुन को यह सच पता होने के बावजूद उससे कोई शिकायत नहीं होती। उसके लिए सबसे जरूरी अभी सिर्फ किसी भी कीमत पर समायरा की जान बचाना होता है। अगले दिन वह खुद सूर्या से मिलने जाता है। वहां पहुंचकर वह पूरी सच्चाई उसके सामने रख देता है और बताता है कि समायरा उसकी बायोलॉजिकल बेटी है। यह सब सुनने के बाद भी सूर्या के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं होती। अर्जुन सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है, अगर तुम्हारा बोन मैरो मैच हो गया तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से मेरी बेटी की जान बच सकती है। यह सुनकर सूर्या हामी भर देता है, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखता है। वह कहता है, मैं समायरा की मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। सूर्या आगे बताता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया, उससे गलतियां जरूर हुई होंगी, लेकिन जिस गंभीर जुर्म का आरोप उस पर लगाया गया है वह उसने कभी नहीं किया। अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि सूर्या कैसा इंसान है, इसलिए उसकी बातों पर भरोसा करना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगे होने की वजह से उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अगली सुबह सूर्या अस्पताल पहुंचता है और अपने सभी जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाता है। डॉक्टर जांचते हैं कि उसके बोन मैरो से मिलने वाले स्टेम सेल समायरा के लिए सही हैं या नहीं। कुछ समय बाद रिपोर्ट आती है और वह पॉजिटिव निकलती है। ये खबर सुनते ही अवंतिका और अर्जुन के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि अब शायद समायरा का इलाज हो सकेगा। उधर दूसरी ओर मधुरा बनर्जी भी इस हाई प्रोफाइल केस की तैयारी में पूरी तरह जुट चुकी होती है। वह शुरुआत से ही हर सबूत और गवाह पर बारीकी से काम कर रही होती है। अगली सुबह पुलिस सूर्या को गिरफ्तार कर लेती है। अब अर्जुन के पास सिर्फ 2 महीने का समय बचता है। उसकी सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ केस जीतना नहीं बल्कि सूर्या को बचाना भी है, क्योंकि अगर सूर्या सुरक्षित रहेगा तभी वह समायरा के इलाज के लिए स्टेम सेल डोनेट कर पाएगा। इसी वजह से अर्जुन बिना समय गंवाए अपने काम में लग जाता है। वह घटना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाना चाहता है, क्योंकि अदालत में एक एक सबूत बेहद अहम साबित हो सकता है। उधर सरकारी वकील होने के कारण मधुरा को पुलिस का पूरा सहयोग मिलता है। इसी मदद से वह धीरे धीरे कई इंपॉर्टेंट सबूत इकट्ठा कर लेती है। दूसरी तरफ सूर्या जेल में तो होता है, लेकिन उसे आम कैदियों जैसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। उसके रसूख की वजह से उसे लगभग वीआईपी सुविधाएं मिल रही होती हैं और उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। मधुरा भी अपनी जांच में कोई कसर नहीं छोड़ती। वह सबसे छोटे सुराग को भी गंभीरता से देखती है। तभी उसके हाथ एक ऐसी रिपोर्ट लगती है जो पूरे केस का रुख बदल सकती थी। दरअसल यह डीएनए रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सोमा के नाखूनों में मिला खून किसी और का नहीं बल्कि सूर्या का था। डीएनए रिपोर्ट देखने के बाद मधुरा सोच में पड़ जाती है। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठता है, जब सबूत इतने साफ हैं और मामला लगभग पूरी तरह सूर्या के खिलाफ दिखाई दे रहा है, तो आखिर अर्जुन ने यह केस लिया ही क्यों किया? उसे यकीन होता है कि ऐसे मजबूत सबूतों के सामने अपराधी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। कुछ ही समय बाद अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू होती है। एक तरफ सरकारी वकील मधुरा बनर्जी होती हैं, तो दूसरी तरफ अर्जुन मेहरा होते हैं। कार्रवाई के दौरान अर्जुन सबसे पहले सूर्या को गवाही के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि घटना वाली रात आखिर क्या हुआ था। सूर्या कुछ पल चुप रहने के बाद कहता है
कि उस लड़की के बारे में बोलना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि वह उसके काफी करीब थी। वह यह भी कहता है कि अदालत में सोमा की मां मौजूद है, इसलिए यह सब दोबारा याद करना उसे ठीक नहीं लग रहा था। इसके बाद वह उस रात की कहानी बताना शुरू करता है। उसके मुताबिक रात करीब 10 से 10-15 बजे के बीच उसकी मुलाकात सोमा से एक क्लब में हुई थी। दोनों साथ बैठे, ड्रिंक की और काफी देर तक आराम से बातें करते रहे। करीब 1.5 से 2 घंटे तक समय बिताने के बाद दोनों रात लगभग 11:15 बजे क्लब से बाहर निकल गए। सूर्या अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जब दोनों कार में बैठे थे तब वह सोमा के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन सोमा उसे मना कर देती है, जिसके कारण दोनों के बीच बहस होने लगती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि सोमा अपना बचाव करते हुए उस पर हमला कर देती है। अदालत में यह गवाही सुनते समय सूर्या की पत्नी गौरी भी मौजूद होती है। अपने पति के मुंह से यह सब सुनकर वह भावुक हो जाती है और खुद को संभाल नहीं पाती। कुछ ही देर में वह कोर्ट रूम से बाहर चली जाती है। सूर्या आगे दावा करता है कि इसके बाद वह सीधे रात करीब 1 बजे अपने घर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात अपनी पत्नी से हुई। गौरी भी इस बात की पुष्टि करती है कि उस समय सूर्या घर पर था। हालांकि अदालत में यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि पत्नी की गवाही को इस मामले में निर्णायक सबूत नहीं माना जाएगा। सूर्या की बात पूरी होने के बाद कुछ देर के लिए अदालत में सन्नाटा छा जाता है। मधुरा के पास कई सवाल तो थे, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास एक बेहद मजबूत सबूत मौजूद है। दरअसल फॉरेंसिक जांच में सोमा के नाखूनों से जो खून मिला था, उसकी डीएनए रिपोर्ट साफ तौर पर सूर्या से मेल खाती थी। यही सबूत इस पूरे केस का सबसे अहम आधार बनने वाला था। लेकिन अब उस डीएनए रिपोर्ट की अहमियत पहले जैसी नहीं रह गई थी, क्योंकि सूर्या खुद अदालत में मान चुका था कि उस रात सोमा ने उसके साथ हाथापाई की थी। ऐसे में उसके नाखूनों में उसका खून मिलना कोई असामान्य बात नहीं लगती थी। मधुरा ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सूर्या अपनी तरफ से यह बात स्वीकार कर लेगा। उसकी इस चाल से पूरा मामला अचानक बदल गया। अब दोनों पक्षों के पास ऐसा कोई नया सबूत नहीं था जो तुरंत केस का फैसला करा सके। इसलिए अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। कोर्ट से बाहर निकलते ही सूर्या काफी खुश नजर आता है। वह अर्जुन से कहता है, अब हम दोनों एक ही तरफ हैं। किसी भी हाल में तुम्हें मुझे बचाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं बचा तो तुम्हारी बेटी का इलाज भी नहीं हो पाएगा। अर्जुन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। वह जानता था कि वह यह सब अपनी बेटी की जिंदगी बचाने की मजबूरी में कर रहा है। उधर समायरा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। लगभग हर दिन उसके नाक से खून निकलने लगता, जिससे अर्जुन और अवंतिका की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। समय उनके हाथ से तेजी से निकल रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पहले बेटी को बचाए या कोर्ट में चल रही इस मुश्किल लड़ाई को जीते। अगली सुनवाई में मधुरा अदालत के सामने एक नए गवाह को पेश करती है। गवाही के लिए कटघरे में आते ही वह उस रात की पूरी घटना सुनाना शुरू करता है। चाय वाला अपनी गवाही में बताता है कि उस रात सड़क किनारे खड़ी कार देखकर वह चाय लेकर उसकी ओर बढ़ा था, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, अचानक कार का दरवाजा खुला और एक युवती का घायल शरीर बाहर फेंक दिया गया। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। इसके तुरंत बाद कार तेजी से वहां से निकल गई। मधुरा उससे पूछती है, क्या तुमने कार चलाने वाले को देखा था? चाय वाला बिना झिझक सूर्या की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। अब बारी अर्जुन की होती है। वह गवाह से जिरह शुरू करता है। सबसे पहले वह उसे अलग अलग मॉडल और रंग की कई कारों की तस्वीरें दिखाता है। इतने सारे विकल्प देखकर चाय वाला उलझ जाता है और यह तक नहीं बता पाता कि घटना वाली रात उसने आखिर कौन सी कार देखी थी। बस यहीं अर्जुन उसकी गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर देता है। वह साबित कर देता है कि गवाह की याददाश्त पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। पूछताछ के दौरान यह भी सामने आता है कि पुलिस ने पहले ही चाय वाले को सूर्या की तस्वीर दिखाकर कहा था कि यही आरोपी है। इसी वजह से उसने अदालत में भी बिना पक्के यकीन के सूर्या की पहचान कर दी। इस खुलासे के बाद मधुरा का पक्ष थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है और अदालत में उसके सबूतों पर भी सवाल उठने लगते हैं। सुनवाई खत्म होने के बाद अर्जुन घर लौटता है और अपने कमरे में अकेले बैठकर पूरे मामले के बारे में सोचने लगता है। तभी अवंतिका उसके पास आती है। उसके हाथ में एक हार्ड ड्राइव होती है, जिसमें इस केस से जुड़ी अहम जानकारी या सबूत मिलने की उम्मीद थी। अब दोनों की नजर अगली सुनवाई से पहले इस नए सुराग पर टिक जाती है। अगली सुनवाई के लिए अर्जुन अदालत पहुंच ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात सोमा की मां से होती है। भावुक होकर वह बताती हैं कि उनकी बेटी पढ़ाई में बेहद होशियार थी।
उसने एक बड़ी परीक्षा में पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया था और उसके सपने बहुत बड़े थे। आंखों में आंसू लिए वह अर्जुन से पूछती है, मेरी बेटी के साथ ये सब किसने किया? क्या मुझे कभी इंसाफ मिलेगा? उनकी बातें सुनकर भी अर्जुन कुछ जवाब नहीं दे पाता। वह चुपचाप वहां से अदालत की ओर बढ़ जाता है। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही अर्जुन सोमा के बॉयफ्रेंड को गवाही के लिए बुलाता है। पूछताछ के दौरान दोनों की पुरानी निजी चैट्स अदालत में पेश की जाती हैं। उन मैसेजों से साफ पता चलता है कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और उनका रिश्ता बिल्कुल सामान्य नहीं था। इसके बाद सोमा का बॉयफ्रेंड गुस्से में उसके बारे में कई आपत्तिजनक बातें कहने लगता है। अर्जुन तुरंत उससे एक और सवाल पूछता है, क्या तुम्हारे फोन में स्नैपचैट इंस्टॉल है? वह जवाब देता है, हाँ। इसके बाद रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं। वहां से पता चलता है कि सोमा अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइव लोकेशन शेयर किया करती थी। ऐसे में यह संभावना सामने आती है कि घटना वाली रात भी उसने अपनी लोकेशन उसी को भेजी हो। इसी आधार पर अर्जुन अदालत के सामने यह शक जताता है कि हो सकता है उस रात सबसे पहले वही सोमा तक पहुंचा हो और इस मामले में उसकी भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। कहानी अब भी यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहीं से इस केस की असली परतें खुलनी शुरू होती हैं। अब तक जो भी सबूत सामने आए हैं, उन्होंने हर बार कहानी को एक नई दिशा दी है। कभी शक सूर्या पर जाता है तो कभी कोई नया चेहरा पूरे मामले को और भी उलझा देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर इस पूरी साजिश के पीछे असली गुनहगार कौन है? क्या अर्जुन अपनी बेटी समायरा की जिंदगी बचाने के लिए यह मुश्किल केस जीत पाएगा, या फिर सच और मजबूरी के बीच उसे ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिसकी कीमत बहुत भारी होगी? क्या सूर्या सचमुच बेगुनाह है, या फिर वह हर किसी को अपनी चाल में फंसा रहा है? और क्या सोमा को आखिरकार इंसाफ मिल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे पार्ट 2 में, जहां कोर्टरूम के अंदर ऐसे ऐसे खुलासे होंगे जो पूरी कहानी का नजरिया बदल देंगे। अगर आप पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए, आपके हिसाब से असली कातिल कौन है?